एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम देखेंगे 31 से लेके जितने भी हमारे लगभग आधे घंटे में हो जाते हैं, 31 से लेके 70 तक 60 तक जितने भी हो जाते हैं, ये आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। और वीडियो मैं बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितने तक कराऊंगा, पर जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके थंबनेल में मैं बता दूंगा आपको, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इससे पहले की वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। मैंने 30 क्वेश्चन उसमें बताए जो पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे 31 क्वेश्चन के 31वें क्वेश्चन की। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है फर्स्ट वुमेन जज टू अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट वाज, पहली ऐसी जज जो सुप्रीम कोर्ट में चुनी गई। तो अब देखिए, मैं चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि एक जज, जरूरी नहीं चीफ जस्टिस हो, ठीक है, सिर्फ जज की बात कर रहा है। चीफ जस्टिस तो देखिए अभी तक कोई हुआ ही नहीं है। तो अब जो हमारी जो जज हैं वो कौन है? फातिमा बीबी। ठीक है, ये पहली ऐसी वुमेन जज थी जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुई थी। ठीक है, कौन है? फातिमा बीबी। ऑप्शन क्या हमारा? सी। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हम एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया कि देखिए अगर आप देखें इसमें तो एना जॉर्ज, ठीक है, ये कौन थी ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए जो ये एना जॉर्ज मल्होत्रा थी ना, ये पहली आईएएस ऑफिसर थी। कौन थी? पहली आईएएस ऑफिसर। तो ये भी आपको याद रखना, क्योंकि आप अब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पहली आईएएस थी। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें लीला सेठ की, तो देखिए जो ये लीला सेठ थी ना, ये पहली वुमेन जज थी। कहाँ की? दिल्ली हाई कोर्ट की। कहाँ की? दिल्ली हाई कोर्ट की। और ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस भी थी दिल्ली हाई कोर्ट की। ठीक है, स्टेट हाई कोर्ट की। ओके, अब आता है हमारा रानी जेठमलानी। ठीक है, इनके बारे में भी जान लेते हैं कि ये कौन थी। देखिए ये जो रानी जेठमलानी थी ना, ये सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थी। ठीक है, जो लगभग 2012 में जिनकी डेथ हो गई। ठीक है, एक सोशल एक्टिविस्ट भी थी। और इनके जो फादर थे वो यूनियन लॉ मिनिस्टर थे, राम जेठमलानी। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में पूछ लिया जा सकता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कि which one of the following political parties was first de-recognized and later on again recognized as a national party by election commission of India। देखिए ऐसी कौन सी एक पार्टी थी, नेशनल पार्टी थी, जिसको पहले हटा दिया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा और फिर बाद में दोबारा से उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया। तो वो पार्टी थी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। देखिए ये कार्ल मार्क्स का जो एक सीधे सीधे कहें तो एक एजेंडा था या एक उनका आइडिया था, उस पर बेस्ड है ये पूरी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, तो ये थी, मार्क्सिस्ट भी कहते हैं या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं इसे। ओके, देखिए अगर मार्क्सिस्ट के साथ में जुड़ा हुआ है ना, तो आपको इसी पर टिक करना है। अगर ये दोनों दिए हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सिस्ट भी दिया है, तो आपको मार्क्सिस्ट पे ही क्लिक करना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पे क्लिक नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो इसमें एक स्टेट या यूनियन टेरिटरीज दी हैं और साथ ही साथ उसकी हाई कोर्ट, मतलब कौन सी स्टेट की हाई कोर्ट कहाँ पर है या फिर यूनियन टेरिटरीज की हाई कोर्ट कहाँ पर है। देखिए यूनियन टेरिटरीज की हाई कोर्ट कभी भी वहाँ नहीं होती अगर दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उसकी नैनीताल है, ये बिल्कुल ठीक है। दमन दीव की, देखिए ये दमन दीव की जो है ये मुंबई हाई कोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आपका? बी, क्योंकि मैं बोला कि जो मैच नहीं कर रहा हो। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूँ एक और इम्पोर्टेंट है आपका दादर नागर हवेली। ठीक है, दादर नागर हवेली का जो आपका हाई कोर्ट है वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। ठीक है, तो ये दो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, दमन दीव और दादर नागर हवेली। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का देखिए गुवाहाटी और छत्तीसगढ़ का है बिलासपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वन हमारा कि राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी ये क्या है? पहले ये आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता था। ठीक है, हमारा प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार, पर बाद में से क्या हुआ कि इसको हटाकर लीगल राइट्स के अंदर कर दिया गया। अभी फंडामेंटल राइट्स नहीं है।
ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा राइट था जो पहले फंडामेंटल राइट से हटाया जा चुका है, तो वो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है। और अगर ये पूछा जाए कि राइट टू प्रॉपर्टी किस पार्ट के अंदर आता है, तो वो लीगल राइट के अंदर आता है। ठीक है, ऑप्शन क्या आपका सी। 35th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। देखिए जो आपका पंचायती राज है सॉरी, तो पंचायती राज आपका कौन से संशोधन के अंदर आता है, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो अब हम देखिए अगर बात करें तो हमारा जो 73वां और 74वां अमेंडमेंट था, ठीक है, वो हमारा पंचायती राज के बारे में पूरा एक डिटेल में लेकर आया था डिटेल। ठीक है, तो 73rd और 74th अमेंडमेंट, ठीक है, इसके हिसाब से 3rd एंड 4th हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट 5-year प्लान इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। पहला जो 5-year प्लान था वो कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो पहला जो 5-year प्लान था वो लॉन्च हुआ था 1955। ऑप्शन क्या आपका ए। अब देखिए इसमें थीम पूछी जा सकती है कि पहले 5-year प्लान की थीम क्या थी। ठीक है, तो जो थीम थी ना आपकी फर्स्ट 5-year प्लान की वो थी डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर था आपका, जो फार्मर और जो विलेजेस थे उनके डेवलपमेंट के में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, 1951 से लेके 56 तक चला था, जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में था। नेक्स्ट आपका आता है हु इज़ द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, जो चीफ लॉ ऑफिसर होता है वो कौन होता है। देखिए इसमें नाम नहीं पूछा, इसमें पोस्ट पूछी गई है। ठीक है, पोस्ट पूछी गई है, तो वो कौन होता है, अटर्नी जनरल। ठीक है, अटर्नी जनरल हमारा सबसे बड़ा चीफ लॉ ऑफिसर होता है। और इस वक्त अटर्नी जनरल कौन है, देखिए जो भी अटर्नी जनरल है इस वक्त, आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि अटर्नी जनरल कौन है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, कम से कम मुझे ये पता चलेगा ना कि कौन इस वीडियो को सीरियसली लेता है, कौन पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। तो अगर आपको इस वक्त कौन है हमारे अटर्नी जनरल वो पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। इससे क्या है कि आपको अगर आप कमेंट में आंसर बता रहे हैं, पहले आप सर्च करेंगे, देखेंगे, फिर मुझे बताएंगे। अगर आता है तो वैसे भी बताएंगे, तो आपको कभी भूलेगा नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट कमीशन ऑफ इंडिया। पहली जो ड्राफ्ट कमीशन थी, ठीक है, जो संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी ड्राफ्ट कमीशन या ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो किसने बनाया था, तो वो बनाया था एडवाइजरी ब्रांच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। देखिए एक एडवाइजरी ब्रांच बनाई गई थी संविधान जो आपका समिति थी उसके द्वारा, तो उसने पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है, ऑप्शन क्या आपका सी। 39th क्या कह रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ड्राफ्ट कमेटी संविधान समिति ने बनाया था और उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अडॉप्ट ए नेशनल फ्लैग। देखिए नेशनल फ्लैग को किस दिन अपनाया गया था, किस दिन अडॉप्ट किया गया था, किस दिन गोद लिया गया था, तो वो तारीख थी 22 जुलाई 1947। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है या फिर हमारा राष्ट्रीय गान है वो कब अडॉप्ट किए गए थे। ठीक है, तो उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको उस बारे में बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप सुनेंगे और फिर भूल जाएंगे। जब तक आप खुद उस चीज़ को सर्च नहीं करेंगे ना तो आपको याद नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया कि देखिए ये 2 चीज़ और याद करनी है। ठीक है, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत, ठीक है, कि कब अडॉप्ट हुए थे और हमारा संविधान कब अडॉप्ट हुआ था या पूरा, ठीक है, कब लागू हुआ था, आप ये देख लीजिए। और फिर अगर आपको लगे तो मुझे कमेंट में बताइए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप एक बार सर्च जरूर करिए। ठीक है, और अपनी किताबों में देखिए उसे, तो आपको याद हो जाएगा। 41 हमारा क्या कह रहा है हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने संविधान समिति को एड्रेस किया था, मतलब वहाँ पर भाषण दिया था, तो वो थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन प्लान भी आया था जो इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम पे आया था, तो ये आपको याद रखना कि लॉर्ड माउंटबेटन हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे जिन्होंने एड्रेस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को। When was the Constitution of India adopted by the Constitution Assembly। देखिए जो मैं भी आपको बता रहा था कि हमारा संविधान कब अपनाया गया संविधान समिति के द्वारा, तो वो अपनाया गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, देखिए अपनाया गया संविधान समिति के द्वारा, ये नहीं कह रहा कि देश में कब लागू हुआ। देखिए देश की तारीख अलग है। ठीक है, अब देखिए अगर आप बात करें कि जिस दिन वो अडॉप्ट किया था वो 26 नवंबर 1949 की तारीख थी,
पर जब वो फोर्स में आया, जब वो लागू हुआ, उस दिन था 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसलिए हम गणतंत्र दिवस 26 नवंबर की बजाय 26 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अपर हाउस इज नोन एज। अब देखिए, हमारा अपर हाउस और लोअर हाउस दो हाउस होते हैं, ऐसी राज्यसभा और लोकसभा भी होते हैं। अब लोग कभी कभार कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि कौन सा हमारा अपर हाउस है और कौन सा हमारा लोअर हाउस है। तो देखिए, ध्यान रखिए, अपर हाउस आपका हमेशा राज्यसभा होती है और लोअर हाउस आपका हमेशा लोकसभा होती है। ठीक। नेक्स्ट है आपका, इन द नेशनल फ्लैग व्हाट डज सैफरन कलर रिप्रेजेंट। जो आपका केसरिया रंग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करता है स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन। देखिए, स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन का मतलब है त्याग की भावना। ठीक है, आत्म त्याग की भावना को हम रिनंसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इन द नेशनल फ्लैग विच कलर इज यूज्ड इन द व्हील। देखिए, जो व्हील है आपका बीच में, देखो आपको पता होगा, जिसमें आपकी 24 ऐसी तिल्लियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, तो वो किस कलर से है। मेरा तो, मैं आप तो बना रहा हूँ वो रेड कलर से है, पर ओरिजिनली वो किस कलर से बना हुआ है, तो वो आपका नेवी ब्लू से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेवी ब्लू कलर आपको याद रखना है कि नेवी ब्लू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत पूछा जाता है। कल भी मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें 2-3 क्वेश्चन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ही थे। तो इनका टाइम पीरियड क्या होता है। देखिए, इनका टाइम पीरियड वही होता है, बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 साल का इनका टाइम पीरियड होता है। 65 ईयर्स इनकी एज होती है। जो इसमें से पहले ख़त्म हो जाएगा वो रिटायरमेंट उनका हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज। पहले इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिया के थे वो कौन थे। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, SP सेन वर्मा, सुकुमार सेन, या फिर KVK सुंदरम। इनमें से कौन सा आपका फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर था। तो देखिए, ऑप्शन है आपका C, सुकुमार सेन। ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे आपके इंडिया के। नेक्स्ट है आपका, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नाउ रिटायर एट द एज ऑफ। जो एज है सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायर होने की वो क्या है, वो है 65 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन राज्यसभा। राज्यसभा में ऐसा कौन सा बिल है जो पहले सीधे राज्यसभा में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। उसका मतलब पहले उसे हमें लोकसभा में करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो राज्यसभा में आएगा। तो वह हमारा मनी बिल। ठीक है, मनी बिल एक ऐसा बिल है जो हम सीधे राज्यसभा में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन क्या है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, अब देखिए, इसमें कुछ राइट्स की बात बताई है इसकी, कि हैज़ नो राइट टू वोट। ठीक है, वोट्स लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द लोकसभा, हैज़ 2 वोट्स इन ऑर्डिनरी कोर्स एंड अनदर इन केस ऑफ टाई, वोट्स ओनली इन केस ऑफ टाई। अब देखिए, इसमें उसके वोट देने की पावर के बारे में बात किया गया कि जो स्पीकर है वो वोट कब दे सकता है लोकसभा का। देखिए, कौन सी कंडीशन में वो वोट दे सकता है, या तो वोट दे सकता है या फिर नहीं दे सकता, या फिर वो आम लोगों की तरह जैसे अदर मेंबर है उनकी तरह वोट देगा, या फिर वो ऑर्डिनरी केस में भी दे सकता है, या फिर टाई में भी दे सकता है, या फिर टाई में ही देगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो सिर्फ तभी वोट दे सकता है जब कोई 2 मेंबर के बीच में वोट टाई हो रहे हो, मतलब बराबर बराबर वोट आ रहे हो, तो वो अपना वोट किसी एक को देकर जिता सकता है। ऑप्शन क्या आपका D। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट स्टेट इन विच वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। देखिए, भाषा के आधार पर बनाया गया हुआ पहला प्रदेश, ये आपको पता होगा। तेलुगु के एक बहुत बड़े नेता थे जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उन्होंने मतलब आमरण अनशन किया था अलग राज्य बनाने के ऊपर, और बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो इसी बात पर क्या है फिर और आंदोलन भड़क गया था, जिस वजह से क्या हुआ, उन्होंने भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया था आंध्र प्रदेश को। ठीक है, कौन सा था, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बटने वाला पहला राज्य था। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 52वां क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इनिशिएटेड इन इंडिया। कौन से 5-year प्लान के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ अच्छे काम भी हुए थे और कुछ बुरा काम हुआ। अच्छा काम ये हुआ था कि कृषि बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, पर बुरा काम एक ये भी हुआ था कि कृषि इतनी ज़्यादा उन्होंने कर ली थी, और जो पेस्टिसाइड्स थे उनका इतना ज़्यादा यूज़ किया था और बाकी चीज़ों का, ठीक है, केमिकल्स का,
कि आगे जो अगला साल आया था वहाँ पर बिल्कुल भी मतलब रिवॉल्यूशन नहीं आ पाया, बिल्कुल भी फसल नहीं उग पाई। तो वो था आपका 6th 5 ईयर प्लान, ठीक है, 6वां 5 ईयर प्लान था जिसके अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन क्या है ये पूछा गया है। देखिए प्लानिंग कमीशन एक पॉलिटिकल बॉडी है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन एक नॉन पॉलिटिकल बॉडी है। प्लानिंग कमीशन क्वेसी पॉलिटिकल बॉडी है या फिर एक सैचुरेटरी बॉडी है। देखिए सैचुरेटरी बॉडी तो हो ही नहीं सकती, सैचुरेटरी बॉडी वो होती है जो संविधान के अंदर दी गई हो, या कहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये तो है ही नहीं, आंसर गलत है, ठीक है। पॉलिटिकल बॉडी भी नहीं है ये, क्योंकि ये बाकी और कामों पे भी काम करती है। नॉन पॉलिटिकल भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये पॉलिटिकल कामों में भी काम करती है। तो ये क्वेसी पॉलिटिकल बॉडी है जो नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल दोनों मैटर्स में काम करती है, ठीक है। पर आज प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जो मोदी जी ने आके नाम बदल दिया है इसका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और, हाँ देखिए नीति आयोग को हम नॉन स्टेचुरी बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, नॉन स्टेचुरी बॉडी, ओके। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन स्टेचुरी बॉडी से आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, ठीक है, संविधान के अंदर कब लाई गई थी आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो वो लाई गई थी 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपकी संविधान में आई थी। 55th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विच लॉ ऑफिसर शैल हैव द राइट टू स्पीक इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा कौन सा लॉ ऑफिसर है जिसको दोनों हाउसेज में बोलने का अधिकार है, मतलब वो अपनी जाकर बात रख सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। तो देखिए सबसे बड़ा जो लॉ ऑफिसर होता है वो कौन होता है, अटॉर्नी जनरल। तो उसके पास तो नॉर्मली पावर होनी ही चाहिए, तो उसी के पास पावर होती है दोनों राज्यसभा और लोकसभा में जाकर बोलने की। तो ऑप्शन क्या आपका, अटॉर्नी जनरल। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है हमारे चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में, तो वो दिया गया हमारे 89 में, ठीक है, किसमें दिया गया है, 89 आर्टिकल के अंदर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में, उनकी पोस्ट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है कि इन विच सेशन ऑफ पार्लियामेंट रेलवे एंड जनरल बजट आर रिप्रेजेंट, ठीक है, कौन सा सेशन होता है। देखिए कई तरह के सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर, मानसून सेशन होता है, मानसून सत्र, फर्स्ट सेशन, सर्दियों के लिए विंटर सेशन भी आता है। तो कौन से सेशन में रेलवे का और जनरल जो बजट होता है, नॉर्मल बजट, वो प्रेजेंट होता है, तो वो होता है हमारा फर्स्ट सेशन में, ठीक है। जो फर्स्ट सेशन होता है साल का, उसी में हमारे में रेलवे और जनरल बजट प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर वार्ड्स कमिटी आर फाउंड, ठीक है, वार्ड कमिटीज़ जो थी वो कहाँ पर फाउंड हुई, ठीक है। देखिए कहाँ जो वार्ड होते हैं आपके अलग अलग, वो कहाँ पर होते हैं, वो म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर आपके वार्ड बनाए जाते हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे आपके दिल्ली में भी देखा होगा आपने, अलग अलग वार्ड बने हुए हैं, तो ये आपके वार्ड कहाँ पर आते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर आते हैं। हु हैज़ द अथॉरिटी टू अप्रूव प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, ठीक है। अब देखिए इसकी मैं बात करूँ तो ऐसी कौन सी अथॉरिटी है या फिर किसके पास ऐसी अथॉरिटी है जो अप्रूव कर सकता है राष्ट्रपति शासन को, ठीक है, किसके अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, तो वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर होती है अप्रूव करने की, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल को। अब देखिए 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशनली हु हैज़ द पावर टू मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशनेबल इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के अनुसार किसके पास पावर होती है किसी लॉ को, ठीक है, मेंशन करने की यूनियन लिस्ट के अंदर, ठीक। देखिए किसी मतलब किसके मतलब उसका ये नहीं किसी एक इंसान के पास हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो या फिर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो। हु हैज़ द पावर के मतलब बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इन्हीं के पास हो सकता है पूरी एक पार्लियामेंट हो, या वो हो सकता है पूरा एक आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, नीति आयोग हो, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हु हैज़ द पावर का मतलब कोई एक सिंगल पर्सन नहीं होता, कभी भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए किसी भी लॉ को यूनियन लिस्ट में मेंशन करने की जो पावर होती है वो आपकी पार्लियामेंट के अंदर होती है, ठीक है। देखिए ज़्यादातर जो पावर है आपकी संविधान और यूनियन वगैरह से जुड़ी हुई, वो सारी ज़्यादातर पार्लियामेंट के अंदर होती ही होती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आपके प्रेसिडेंट तो नहीं, सॉरी,
प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, सारे जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, मेजोरिटी के साथ। तो इसलिए यहाँ पर पार्लियामेंट के पास ज़्यादातर पावर होती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे 60 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा क्योंकि प्रॉब्लम आप लोगों को होगी, मैं जानता हूँ। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मैं लूँगा, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सीधे 40 क्वेश्चन पूरे कवर करूँगा, ठीक है। 61 से लेके 100 तक सारे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कवर कर दूँगा, ठीक है। हो सकता है अगली वीडियो आज रात को आ जाए या फिर कल सुबह तक आ जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।